हाय वेलकम बैक। तो दिस इज़ लेक्चर नंबर 9C जिसमें हम आज करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर कुछ बेस्ड प्रॉब्लम्स। और ये सारे प्रॉब्लम्स या एक्सरसाइज आप कह सकते हो वो NCERT बुक NCERT एग्जाम्पलर से लिए गए हैं। तो देखते हैं। ऑलराइट, सो प्रॉब्लम्स ऑन AP या एक्सरसाइजेज ऑन AP आप कह सकते हो। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन हमने लिया है वो है NCERT बुक से ही। जितने भी क्वेश्चन है बहुत ईजी क्वेश्चन हैं। तो ये एक्सरसाइज 9.2 आई बिलीव उसका 9th क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आर इन द रेशियो 5n + 4 is to 9n + 6. So we have to find the ratio of their 18th term. तो पहले क्या करेंगे कि हम दो AP के डिफरेंट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस अज्यूम करेंगे। तो मान लेते हैं कि जो हमने फर्स्ट AP लिया है उस फर्स्ट AP के लिए फर्स्ट टर्म को अज्यूम कर लिया, सपोज कीजिए कैपिटल A एंड कॉमन डिफरेंस को अज्यूम कर लिया कैपिटल D। इन द सिमिलर वे सेकेंड AP के लिए हमने फर्स्ट टर्म को अज्यूम कर लिया स्मॉल a एंड कॉमन डिफरेंस को अज्यूम कर लिया स्मॉल d। अब इसने पूछा क्या है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट AP के n टर्म्स का सम एंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सेकेंड AP। इन दोनों का रेशियो दे रखा है कितना 5n + 4 एंड 9n + 6 के फॉर्म में। हमें क्या करना क्या है, हमें निकालना है A18 एंड A18, मतलब कि पहले AP का 18th टर्म और दूसरे AP का 18th टर्म का रेशियो फाइंड करना है। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट AP इस A और D के आधार पे लिखा जा सकता है क्या n/2 2A + n-1 into D। इन द सिमिलर वे सेकेंड AP के लिए लिखेंगे सम ऑफ n टर्म्स दिस इज 2 छोटू a n-1 इंटू छोटू d। और इधर तो 5n + 4 डिवाइडेड बाई 9n + 6 वैसे ही रहेगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, n/2 से n/2 हम कैंसिल कर सकते हैं और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज़ें बचेंगी वो हैं 2a + n-1 इंटू d कैपिटल वाले ऊपर में, और यहाँ डिनोमिनेटर में 2a + n-1 इंटू d, और फिर से राइट हैंड साइड में ज्यों का त्यों। अब देखिए, अब हमें निकालना है A18। तो बेसिकली A18 का मतलब है कि हमें चाहिए A + 17D 17 कैपिटल D रादर, और नीचे चाहिए स्मॉल a + 17 स्मॉल d, यही चाहिए ना। तो अगर मैं इस रेशियो को जो लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है मैनिपुलेट करके सीधे A + 17D और A + 17D के फॉर्म में लिख पाऊँ तो हमारा काम बन जाएगा। तो उसके लिए मैं n की वैल्यू को कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, लेकिन कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ देखिए। सबसे पहले तो ये कि यहाँ पे A के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, यहाँ 1 होना चाहिए। सो इसको देखते हुए हम क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इससे मिलेगा क्या A + n-1/2 टाइम्स d, और यहाँ पे हो जाएगा A + n-1/2 टाइम्स स्मॉल d, और यहाँ मिल जाएगा क्या 5n + 4 एंड डिवाइडेड बाई 9n + 6। अब आप सीधे देख पा रहे हो कि अगर मैं इस n-1/2 को 17 बना पाऊँ किसी पर्टिकुलर n वैल्यू के लिए तो हमारा काम बन जाएगा। और ये आसान है पता लगाना, बिकॉज हम n की वैल्यू क्या रखेंगे जिससे कि उसमें 1 सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2 डिवाइड करने के बाद 17 आ जाए। तो अगर हम n की जगह पे 35 रखेंगे तो उससे सब्ट्रैक्ट होगा 1, सो यू विल गेट 34 एंड डिवाइडेड बाई 2 इज 17। सो व्हाट वी हैव टू सब्स्टिट्यूट, n is equal to 35. So let's plug n is equal to 35. So on the left hand side what we get exactly is A18 capital वाला and denominator में A18 small वाला,
बट n की वैल्यू 35 आप एक ही पक्ष में नहीं रख पाओगे, नहीं तो सारा कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा मैथमेटिकली। तो हमें n की जगह 35 राइट हैंड साइड में भी रखना चाहिए। सो हो जाएगा क्या, 5 इंटू 35 प्लस 4 एंड 9 इंटू 35 प्लस 6, और इसको कैलकुलेट करने के बाद जो भी रेशियो मिलेगा दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये भी आई थिंक एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है, और इसमें पूछा गया है, इफ़ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 3n² प्लस 5n एंड इट्स mth टर्म इज़ 164, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। सो इसने कहा है कि Sn जिस तरीके से फॉर्मुलेट किया गया है वो है 3n² प्लस 5n। एंड ऑफ कोर्स जब आप यहाँ पे थोड़ा सा विचार करेंगे कि Sn किसी भी AP के लिए लिखा जाता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो अगर a और d आपको नोन हो, n ना हो नोन, तो Sn को फॉर्मुलेट किया जा सकता है n के क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, बिकॉज व्हेन यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ a and d इन पर्टिकुलर एंड व्हेन यू एक्सपैंड इट यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक। इसलिए Sn जो है वो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में यहाँ गिवन है। तो ये तो हो गया हमारे पास Sn इज इक्वल टू 3n² प्लस 5n जो गिवन था। हमें और भी चीज़ गिवन है कि mth टर्म की वैल्यू है 164। इट मीन्स am इज गिवन एज 164। तो हमें बताना है कि m की वैल्यू क्या होगी। तो पहले तो हमें ये पता लगाना होगा कि nth टर्म हम कैसे ढूंढेंगे, यानी कि nth टर्म का अगर फॉर्मूला निकाल सकें तो हमारा काम बन जाएगा। तो अब हमारे पास अगर Sn गिवन है तो हम उसका जनरल टर्म कैसे ढूंढेंगे। अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज़ Sn-1, तो सिंपल तरीका है करने का कि आप यहाँ पे n की जगह पे n-1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। जैसे अगर n की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स मिलेगा, n की जगह पे 5 सब्स्टिट्यूट करोगे तो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स मिलेगा। तो अगर मैं पहले n-1 टर्म्स तक का सम निकालना चाहता हूँ तो हमें n की जगह पे n-1 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। लेट्स गो फॉर इट। सो दिस इज नाउ 3 टाइम्स n-1 द होल स्क्वायर्ड प्लस 5 टाइम्स n-1। तो ये हो गया सम ऑफ n-1 टर्म्स। अब अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँ Sn और Sn-1 को, तो हमें क्या मिलना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर हमारे पास टर्म्स AP में है A1 A2 A3 एंड टिल AN, तो इसको भी तो मैं Sn लिख सकता हूँ। लेकिन आप ज़रा कल्पना कीजिए कि मैं अगर Sn-1 लिखना चाहता हूँ तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, A1 से लेके केवल n-1 तक के सम को। तो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ Sn माइनस Sn-1 को, सो यू विल गेट एवरीथिंग कैंसल्ड केवल इस an को छोड़ के। यानी कि सम ऑफ n टर्म्स में से सम ऑफ n-1 टर्म्स को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें सबसे लास्ट का जो टर्म होगा an वो मिल जाएगा। तो हमें यहाँ मिलना चाहिए an, सो हम राइट लिख सकते हैं an इज इक्वल टू Sn माइनस Sn-1। इट मीन्स वी आर गोइंग टू राइट 3n² प्लस 5n, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा ब्रैकेट के अंदर 3 टाइम्स, उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखता हूँ तो हो जाएगा n² माइनस 2n प्लस 1 एंड प्लस 5n माइनस 5। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये मिलेगा 3n² प्लस 5n माइनस 3n² प्लस 6n माइनस 3 माइनस 5n एंड प्लस 5। आई बिलीव दैट इज करेक्ट। यहाँ आप जो चीज़ें कैंसिल होंगी उसको कैंसिल करेंगे। सो 3n² से 3n² का काम तमाम, 5n से 5n कैंसिल हो जाएगा। देन व्हाट वी आर लेफ्ट विथ 6n प्लस 2। सो दिस इज आवर an। इट मीन्स कि अगर मैं n की जगह पे m सब्स्टिट्यूट करूँगा तो ये मिल जाएगा am, दैट इज 6m प्लस 2 एंड विच इज गिवन एज व्हाट 164। इसको मैं 164 से इक्वेट कर दूंगा। सो व्हाट आई गेट इज 6m इज इक्वल टू 162 एंड इट शुड गेट कैंसल्ड विथ 6। सो ये मिलना चाहिए कितना 27।
एंड दैट इज़ आवर आंसर फॉर m। आई होप कि आपने इसको समझ लिया होगा। लेट्स मूव अहेड। फिर से ये एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है। बिटवीन 1 and 31 m numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP and the ratio of 7th and m minus 1th numbers is 5:n. Find the value of m। फिर से हमें इस m की वैल्यू निकालनी है, लेकिन यहाँ 1 और 31 के बीच में m नंबर्स को इंसर्ट किया गया है। तो मान लेते कि वो जो m नंबर्स हैं वो कुछ ऐसे हैं। तो मान लिया मैंने 1 यहाँ पे, और जो m नंबर्स मैंने अज्यूम किए उनके बीच में वो है a1, a2, a3 डॉट 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 टिल am एंड देन फाइनली 31। अब आपको ये पता लगा होगा कि अगर ये AP में हैं तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने चाहिए। ऑफ कोर्स m+2, क्योंकि पहले से 2 टर्म्स थे और उनके बीच में आपने m टर्म्स को इंसर्ट किया है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा m+2। नाउ इस पूरे AP का जो फर्स्ट टर्म दैट इज स्मॉल a काउंट किया जाएगा, मतलब फाइंड किया जाएगा, तो वो मिलेगा 1, और जो m+2th टर्म मिलेगा वो मिलेगा 31, बिकॉज टोटल m+2 टर्म्स हैं। सो इन दोनों इन्फॉर्मेशन के आधार पे हमें d की वैल्यू निकालनी होगी m के फॉर्म में। तो निकालते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हो ना am+2 nth टर्म के फॉर्मूला के लिए a प्लस m+1, why? Because m+2 minus 1, so m+1 and times d. So am+2 will be what? 31. A is already 1 and m+1 is just to m+1, so we can safely find the value of d as 30 divided by m+1, और इस d की वैल्यू को यूज़ करके हमें बाकी चीज़ें करनी हैं। अब यहाँ देखिए, कहा गया है कि जो 7th नंबर है, यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ इसने कहा है कि नंबर, जो नंबर्स इंसर्ट किए गए हैं उसमें जो 7वां नंबर है और m-1वां नंबर है, उन दोनों का रेशियो 5:n है। तो 7th नंबर का मतलब वी आर गोइंग टू फाइंड A7, कैपिटल A7, बट इन फैक्ट ये उस AP का 8th टर्म होगा। तो हम कैपिटल A7 को स्मॉल a8 की तरह लिख सकते हैं, दोनों बराबर हैं। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस, और इस 8 के आधार पे यहाँ लिखना होगा क्या? 8 - 1 एंड इंटू डी। आई होप कि आपने समझ लिया होगा। दैट इज 1 + 7d, और d की वैल्यू हमने निकाली कितनी? 30 डिवाइडेड बाई m+1। सो व्हाट वी गेट नाउ इज दिस इज 1 + 210 बाई m+1, जो कि आपको फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद A7 के लिए मिलेगा कितना? 211 + m डिवाइडेड बाई m+1। तो ये तो हमने A7 निकाल लिया, यानी कि 7th नंबर निकाल लिया A1 और 31 के बीच में जो इंसर्ट किए गए हैं उनमें। अब निकालते हैं हम लोग am-1। सो am-1 का मतलब यहाँ लिखना होगा हमें am, so we'll write 1 + m-1 into d, and again we will substitute what? The value of d, which is going to be 30 divided by m+1, and let us simplify it. So that will give you m+1 plus 30m minus 30 divided by m+1, और जिससे अब हमें यहाँ पे मिल रहा है क्या? am-1 is 30m plus 30, sorry 30m plus m is 31m, and 1 minus 30 is -29 divided by m+1। तो ये मिल गया हमें am-1, यानी कि m-1 टर्म जो 1 और 31 के बीच में इंसर्ट किए गए। इन दोनों का रेशियो गिवन है 5:9, so we will of course take the ratio of these two things. So given is A7 divided by am-1 is 5/9, and so we can write
that 211 plus m, let me write it first. So 211 plus m by m plus 1, this whole quantity is divided by 31m minus 29 divided by m plus 1, and this is going to be equal to 5:9. Of course m plus 1 से m plus 1 का काम तमाम हो जाएगा. So what we are left with here is 211 plus m on the top and 31m minus 29 in the bottom, and so we will have 5/9 on the right hand side as it is. अब हमें क्या करना चाहिए? Of course we have to solve it. Let's solve it. ये हो जाएगा कितना? ये सिंप्लीफाई होके देगा 1022 और ये सिंप्लीफाई होके देगा कितना? 73. 73 1 जा 73 एंड 102 माइनस 73 इज गोइंग टू बी 29. सो हो जाएगा कितना? 292 और 73 गेस करते हैं क्योंकि लास्ट में 292 यानी 2 आ रहा है, तो हम 4 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या ऐसा हो रहा है. तो आई थिंक इट्स करेक्ट. सो द आंसर इज 14. ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड. अब ये क्वेश्चन जो है वो आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक से है और ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है. बस इसमें ये समझाने का मकसद है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को कैसे हम अप्लाई करते हैं, मतलब अप्लाइड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है. तो सबसे जो पॉपुलर तरीके का एप्लीकेशन है वो ये ऐसे ही क्वेश्चंस में यूज़ होता है. इसका देखते हैं. A man accepts a position with an initial salary of rupees 5200 per month. It is understood that he will receive an automatic increase of rupees 320 in the very next month and each month thereafter. Find his salary for the 10th month. देखिए यहाँ पे कहा गया है कि पहले मंथ में उस इंसान को सैलरी मिल रही है 5200 रुपये और हर महीने उसको 320 रुपये का इंक्रीमेंट मिलेगा. यानी कि आप ये देखिए कि जो फर्स्ट टर्म आप कंसिडर कर सकते हैं वो हो जाएगा 5200 रुपये, क्योंकि 5200 से शुरुआत हो रही है. और दूसरे महीने में जो उसको सैलरी मिलनी चाहिए वो मिलेगी कितनी? 5200 में 320 ऐड करने के बाद, यानी कि 5520 रुपये. तो जो कॉमन डिफरेंस है वो हर बार 320 रुपये बढ़ के मिल रहा है, तो वही काउंट होगा. तो हमें फर्स्ट टर्म मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया. हमें निकालना है 10th मंथ में जो मिलने वाली सैलरी है वो. दैट मीन्स कि हमें एग्जैक्टली क्या निकालना है कि A10. सो विल राइट A10 और इसके लिए फॉर्मूला होगा क्या? A प्लस 9D. सो व्हाट वी हैव टू डू, A इज़ ऑलरेडी 5200 एंड 9 टाइम्स 320. तो कितना होगा? कैलकुलेट भी कर लेते हैं. ये हो जाएगा 5200 और ये होना चाहिए 0 8 एंड 29 आई थिंक, नो 28. तो ये हो जाएगा 2880 रुपये. इट शुड बी 8080. ओके, लेट्स गो टू द बी पार्ट. व्हाट इज हिज टोटल अर्निंग ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर. तो एक साल में उसने कितने टोटल अर्निंग की होंगी. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें निकालना है S12, बिकॉज एक साल में 12 महीने होते हैं. अच्छी जानकारी है, याद कर लीजिएगा. तो S12 के लिए हमें क्या लिखना होगा? 12/2 एंड 2 इंटू 5200 रुपये एंड देन 11D एंड D इज़ एक्चुअली 320. सो अब मैं इसके कैलकुलेशन के लफड़े में नहीं पढ़ूंगा. आई थिंक कि आप कर लोगे. ये हो जाएगा 6 टाइम्स 8
एक साल में इतनी अर्निंग की है अगर इस इंक्रीमेंट के आधार पे किया हो। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, दैट्स नॉट सो डिफिकल्ट। ओके, सो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक से है, तो इसको भी देखते हैं कि हम कैसे करेंगे। कहा गया है A1, A2, A3 till AN are in AP, so we have to show that this sum on the left जो weird सा दिख रहा है वो n-1 by root A1 plus root AN के रेशियो के फॉर्म में होना चाहिए। सो लेट मी राइट दिस थिंग फर्स्ट। ओके, सो हम लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जर्व करते हैं ये पूरा एक्सप्रेशन गिवन है और इसी के बारे में हमें विचार करना है कि इसको हम AP के फॉर्म में कैसे इंट्रोड्यूस करें। आप जरा सबके डिनोमिनेटर को देखिए, यहाँ A1 A2 है, यहाँ A2 A3 है, मतलब हर बार दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स की कहानी कही है। और जब दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स की बात आती है तो हम सीधे समझ पाते हैं कि अगर मैं A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो व्हाट वी गेट द कॉमन डिफरेंस D। लेट अस से दैट द कॉमन डिफरेंस इज D फॉर दिस AP, क्योंकि हमारे पास वो D नहीं पता कि क्या होगा। तो इसको हमने D अज्यूम कर लिया, सो इट विल बी ऑलवेज D वेदर वी आर सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड टर्म फ्रॉम द थर्ड टर्म और सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट टर्म फ्रॉम द सेकेंड टर्म। तो हम क्या करेंगे कि इस पूरे लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करना चाहते हैं, D से मल्टीप्लाई और D से डिवाइड कर देते हैं, ताकि मैं हर एक टर्म के न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के फॉर्म में कुछ हद तक लिख पाऊँ। मैं बताता हूँ क्या करना चाहता हूँ। आपने क्या किया कि पूरे लेफ्ट हैंड साइड को D से डिवाइड किया और उसके बदले में आपने मल्टीप्लाई किया D से। तो जो पहला टर्म होगा वो हो जाएगा D डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ A1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ A2। जो सेकेंड टर्म होगा वो भी हो जाएगा D डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ A2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ A3, एंड it will go rather till the last term, that is an-1 and plus an। ये हमारा LHS लिखा जा चुका है D को मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि अगर मैं इस D को A2 और A1 के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो अभी तो हमने बताया कि D को लिखा सकता है A2 माइनस A1, सो वी कैन राइट इट। तो मैं उसको यहाँ लिखता हूँ, D को लिखूँगा क्या, A2 माइनस A1 एंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ A1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ A2, पहला टर्म। सेकेंड टर्म को आप लिख सकते हैं ना A3 माइनस A2, बिकॉज D इज सेइंग द सेम थिंग अगेन, सो ये जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ A2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ A3 इन द डिनोमिनेटर एज इट इज। And finally, for the last term, we can write an minus 1 and divided by square root of an minus 1 plus square root of n. Now, you can understand a little how, because आपने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया होगा कि ये है रूट A2 स्क्वायर माइनस रूट A1 स्क्वायर। तो अगर मैं उसको सेपरेटली आपको करके दिखाऊं और उसके बाद उसी के आधार पे बाकी टर्म्स को मैं लिखूंगा सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो यहाँ मैं पहले टर्म को सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिखाता हूँ। ये हो जाएगा क्या, स्क्वायर रूट ऑफ A2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ A2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ A1, जिसके बाद इसको हम लिख सकते हैं क्या, स्क्वायर रूट ऑफ A2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ A1 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ A2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ A1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ A2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ A1, जिससे ये कैंसिल मिलेगा आपको और बचेगा क्या, स्क्वायर रूट ऑफ A2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ A1। तो ये पहले टर्म की कहानी थी कि मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या, स्क्वायर रूट ऑफ A2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ A1। सो व्हाई नॉट वी कैन राइट बाय द सिमिलर प्रोसेस दिस सेकेंड टर्म एज स्क्वायर रूट ऑफ A3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ A2। ऑफ कोर्स आई कैन राइट इट। एंड इसी तरीके से जो लास्ट टर्म होगा उसे मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ an माइनस स्क्वायर रूट ऑफ an माइनस 1।
and what we see here, it is actually going to give you a telescopic series जिसमें हर दूसरा टर्म या फिर हर पहला टर्म दूसरे वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा। जैसे A2 इस A2 से कैंसिल होगा, उसी तरीके से आपको पता चलेगा कि यहाँ से A3 अगले वाले दो टर्म में से इस टर्म से कैंसिल होगा। तो आप देख पा रहे हो कि फर्स्ट टर्म में यहाँ पे नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ A1 बच जाएगा, और जो लास्ट टर्म होगा यहाँ से रूट ऑफ AN बच जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो चुका होगा। सो लेट अस जस्ट राइट देम टुगेदर। तो ये तो प्लस का साइन होगा इसके साथ, तो रूट AN को मैं पहले लिखता हूँ, और ये माइनस के साइन के साथ होगा तो रूट AN बाद में लिखता हूँ। ओके, तो ये हमने यहाँ तक पा लिया, लेकिन जो हमें प्रूव करना है उसमें कहीं भी D नहीं है, और ऑफ कोर्स नहीं होना चाहिए, बिकॉज D तो अपनी सुविधा के लिए हमने माना है। तो उस D को हमारा कर्तव्य है कि वहाँ से हटाएं। साथ ही साथ ये भी देखिए कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ A1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ AN है, तो हम क्या करेंगे, ऑफ कोर्स न्यूमरेटर को यहाँ रेशनलाइज करते हैं। तो लेट अस रैशनलाइज द न्यूमरेटर। इट मीन्स कि मैं चाहता हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ AN माइनस स्क्वायर रूट ऑफ A1 को यहाँ मल्टीप्लाई किया जाए इसके कॉन्जुगेट से, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ AN प्लस स्क्वायर रूट ऑफ A1 से, और उसके बदले में इसी के कॉन्जुगेट से यानी कि उसी टर्म से हमने यहाँ डिवाइड भी कर दिया, जिससे हमें फ़ायदा क्या मिलेगा, हमें फ़ायदा मिलेगा कि अब डिनोमिनेटर में जो कुछ चाहिए वो हमने पा लिया है, और न्यूमरेटर में हमारे पास एक सिंपलेस्ट रैशनल टर्म मिल जाएगा, जैसे AN माइनस A1। बट अगेन यू कैन थिंक कि हमारे पास जो आंसर है उसमें कहीं भी D नहीं है, तो उस D को हटाना पड़ेगा, और AN और A1 में रिलेशन है जो D के साथ इन्वॉल्व है। क्या लिख सकते हैं भाई, AN को लिखा जा सकता है A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D, और यहाँ पे पहले से A1 था, जिससे अब आपको क्लियर दिख रहा होगा कि आगे क्या होने वाला है। तो यहाँ पे आगे क्या होने वाला है भाई, A1 से A1 कैंसिल हो जाएगा, और अब आगे वाले स्टेप में D से D भी कैंसिल हो जाएगा, एंड व्हाट वी गेट हियर इज एग्जैक्टली द सेम थिंग व्हाट वी आर लुकिंग फॉर द RHS, एंड दैट इज आवर प्रूफ ऑफ दिस। आई होप कि आपने इसको समझ लिया होगा। लेट्स मूव अहेड। ओके, सो इस क्वेश्चन में है, इफ 9 टाइम्स द 9th टर्म ऑफ एन AP is equal to 13 times the 13th term, then the 22nd term of the AP is multiple choice। So जो वो AP दे रखा है उस AP के लिए हमें कुछ अज्यूम करना चाहिए। क्या अज्यूम करना चाहिए भाई, उस AP के लिए फर्स्ट टर्म हमने मान लिया कि वो A है, एंड कॉमन डिफरेंस हमने मान लिया D है। तो 9th टर्म यानी कि A9 जो होगा वो हम क्या लिखेंगे, A प्लस 8D, एंड जो 13th टर्म है वो लिखा जाएगा क्या, A प्लस 12D। हमसे पूछा क्या गया है कि 9 टाइम्स द 9th टर्म इज इक्वल टू 13 टाइम्स द 13th टर्म, दैट इज इन शॉर्ट अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, सो व्हाट आई हैव टू राइट, इट इज़ 9 टाइम्स A9 इज इक्वल टू 13 टाइम्स A13 ऑफ दिस पर्टिकुलर AP। सो अब हमें इसे यहाँ AN की जगह पे सब्स्टिट्यूट करना होगा, वो चीज़ जो हमने अभी डिस्कवर किया है A प्लस 8D के फॉर्म में, और A13 की जगह पे लिखना होगा A प्लस 12D। सो हमें निकालना था 22nd टर्म ऑफ एन AP। यहाँ से A और D के बीच में एक क्लीन सा रिलेशन मिलने वाला है। लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे, सो व्हाट वी गेट हियर इज 9A प्लस 72D, और राइट हैंड साइड में मिलेगा 13A एंड प्लस 130 और 26 इज 156D। अब हमें क्या करना चाहिए, ऑफ कोर्स यहाँ A और D को रिलेट करना चाहिए, तो इधर मिल जाएगा
कितना 4a एंड प्लस 156 में से 72 घटाएंगे तो कितना होगा भाई 84. So what we get here is 4a plus 84d is equal to 0. We can make it simpler. How? Taking this 4 I think. तो कितना होगा a plus 2184. So a plus 21d is equal to 0. ये a और d के बीच में एक सिंपल सा रिलेशन मिला हमें. ओके सो अब हमें निकालना है 22nd टर्म क्या होगा. तो ये जो a प्लस 21d है ये खुद ही चीख के कह रहा है कि मैं 22nd टर्म ही हूँ. इट इज़ a 22nd को आप लिखोगे तो ये तो मिलेगा और उसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली है 0. इसका मतलब इसका ऑप्शन होगा a. सो दैट्स इट. ऑलराइट सो दिस वाज लेक्चर नंबर 9 सीरीज में मैथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया और इसमें जो क्वेश्चंस लिए गए थे मुझे उम्मीद है कि आपको वो क्वेश्चंस आसान लगे होंगे और उनके आधार पे फिर आगे के क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर पाओगे. अगले लेक्चर में बारी है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में. एंड टिल देन यू हैव टू कीप डूइंग मैथमेटिक्स विद संयम. थैंक्स.